हाँ जी बच्चे, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट चलते हैं, इसी में जो हम स्टार्ट कर रहे थे वो देखिएगा ज़रा आप। इसके अंदर हम नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चे। तो हेलो बच्चों, तो लास्ट समझाया था आपको कि एल आर एल सी और अटेन्यूएटर क्या काम करता है, किस वजह से एनर्जी आपकी लॉस होती है, अटेन्यूएटर का क्या काम होता है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो वोल्टेज जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। दिस वन, ये आपकी भी वोल्टेज हो गई, ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। और मैंने क्या मान लिया कि ये एक्स क्या है, यहाँ डिस्टेंस है मीटर्स में, एक्स क्या है यहाँ डिस्टेंस है मीटर में। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जब आपका सिग्नल क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मूव करेगा, तो एक्स मीटर के जैसे जैसे आपके टाइम के साथ साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके एम्पलीट्यूड में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो इसको मैं दिखा रही हूँ ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स कॉस मल्टीप्लाई बाय ई की पावर ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, ये पूरा मल्टीप्लाई में है कॉस 2 पाई एफ टी प्लस थीटा माइनस बीटा एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो v है और x क्या है, ये मीटर्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, देखिएगा a क्या है, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे आप वैसे भी बोलते हैं v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी या v इज इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो a तो आपका हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ ई कोई एक्सपोनेंशियल है, एक्स आपका डिस्टेंस है मीटर्स में, अल्फा क्या है आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि जैसे इस वाले टर्म को मैंने लिया, इस टर्म को जब मैंने यहाँ पे लिखा तो आप देखिएगा ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, तो एल्फा यहाँ पे क्या है आपका कोफिशिएंट है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, मैंने बताया कि एक्स आपका 1 मीटर बढ़ा, ठीक है, जैसे आपका एक्स 1 मीटर बढ़ेगा तो आपका जो ये ई की पावर माइनस अल्फा से एक्स आपका वेरी कर रहा है, और ई की पावर माइनस अल्फा क्या है आपका कांस्टेंट है, एक स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, जिसकी प्री डिसाइडेड वैल्यू है। तो मैंने इसकी ई की पावर माइनस अल्फा इसकी एक वैल्यू मान ली, इसको मैंने दिखाया 0.9, मैंने एक वैल्यू मान ली, आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने तो सपोज मांगी है, ठीक है। तो जैसे ही की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू 0.9, इसका कहने का मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपका एम्पलीट्यूड 10 था, ठीक है, अगर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है, तो 1 मीटर डिस्टेंस के बाद में, 1 मीटर डिस्टेंस के बाद में वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर आपकी वोल्टेज एम्पलीट्यूड आपका 100 था, तो अब आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा 1 मीटर डिस्टेंस के बाद में वो कितना रह जाएगा, 90 वोल्ट रह जाएगा। इसी तरह अगर आपका एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे चले, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे चले, तो यानी ई की पावर माइनस अल्फा फिर से आपका क्या हो जाएगा 0.9 और ये 2 दोनों में 18, ठीक है, यानी आपका एम्पलीट्यूड जो 100 था वो कितना रह जाएगा 81 वोल्ट ही रह जाएगा। तो यानी हर बार आपका 10% की इसमें क्या आती चली जाएगी, कमी आती चली जाएगी। वही मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया, पिछले लेक्चर में बताया कि क्यों आपका एम्पलीट्यूड जो है जब साइन वेव है उसका एम्पलीट्यूड, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम क्यों हो जाता है, वो यही रीज़न है, ठीक है। अब इसको हम ज़रा इस अटेन्यूएशन कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, ई की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू 0.9, अल्फा इधर ले लीजिए, ये आ जाएगा माइनस लोग मल्टीप्लाई बाय 0.9, जैसे मैंने जो भी वैल्यू ली है मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है ये, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी .105, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% ही आएगा, मतलब हर बार आपके 10% के आसपास आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड में। अब बच्चों किसी भी नेटवर्क के थ्रू, या आप कह सकते हो अटेन्यूएटर के थ्रू, जब हम क्या करते हैं जब किसी नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, सिग्नल वोल्टेज या करंट को कम करते हैं, मतलब अटेन्यूएटर को कम करते हैं, तो हमें इस अटेन्यूएटर के थ्रू जब हम क्या करते हैं सिग्नल की वोल्टेज या करंट को कम करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम आउटपुट आ रही है हमारी, आउटपुट पर जो आपके क्या पहुँचे, सिग्नल्स पहुँचे या ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पहुँचे, ठीक है, इनपुट से आउटपुट की तरफ, तो ये ध्यान रहे कि उस सिग्नल के हर एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या होने चाहिए आपके, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के
प्रॉपरली अटेनुएटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई किसी फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट तो ज़्यादा अटेनुएट हो रहे हैं, किसी के कम अटेनुएट हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो वेव फॉर्म होगी सिग्नल की वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि अटेनुएटर जो है वो बेसिकली हमारे प्योर रजिस्टर के बने होने चाहिए। क्यों? प्योर रजिस्टर के बने होने चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चों। प्योर रजिस्टर के, प्योर रजिस्टर के इसलिए बने होने चाहिए क्योंकि इसके प्योर रजिस्टर में आपको पता है कि रजिस्टर में हमारा फेज कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। फेज कांस्टेंट जो होता है, सॉरी फेज कांस्टेंट नहीं होता, मतलब बीटा जो होता है आपका 0 होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपका गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। और प्योर रजिस्टर केस में ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वो आपको पता भी है, जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शुरू से पढ़ाती चली आ रही हूँ। तो गामा बराबर अल्फा, ठीक है। तो यानी आपका जो अटेन्युएशन कांस्टेंट है वो अल्फा के बराबर हो जाता है। जो मैंने पीछे लिखा ई की पावर माइनस अल्फा, वो यही रीज़न है। अगर आपको वहाँ गामा भी लिखोगे वो प्योर रेजिस्टेंस का बना होना चाहिए, वो यही रीज़न है, ठीक है। इनको हम पैड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैड्स, ठीक है। अब तो अब आप ये कह सकते हैं इसके अंदर कि हमारा जो अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर आपकी 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, तो आपका क्या होगा, अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपका 1 मेगाहर्ट्ज़ आपका जो अटेन्युएशन होता है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। क्या डिपेंडेंट होता है? फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट। तो जैसे अगर आपका जो सिग्नल है अगर वो 1 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो वहाँ पे आपका जो डिस्टोर्शन होगा वो 10% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड होगा। और अगर आप चलो कि मैंने तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी 10 मेगाहर्ट्ज़, तो वहाँ पे जो आपका अटेन्युएशन होगा वो 15% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड होगा। समझ आई मेरी बात? तो यानी ये आपका जो अटेन्युएशन होता है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा आपका क्या बढ़ता जाएगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, परसेंटेज भी क्या होता चल जाएगा, मतलब आपका एम्पलीट्यूड जो है वो, सॉरी अटेन्युएशन गलत बोल दिया मैंने, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड पर मीटर क्या होता चल जाएगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अब जैसे मैंने 1 मेगाहर्ट्ज़ और 10 मेगाहर्ट्ज़ में पूछा, तो 10 मेगाहर्ट्ज़ में क्या हो जाएगा, 15% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड पर मीटर, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट्स ऑफ अटेन्युएशन कांस्टेंट। तो अटेन्युएशन की जो यूनिट्स होती है वो दो होती हैं, डेसिबल और नेपर्स। देखिए डेसिबल और नेपर्स जो है, डेसिबल क्या होता है, बेसिकली आपका ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी भी मैग्नीट्यूड का 10 टाइम्स आप कर दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, डेसिबल बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेसिबल। और नेपर्स क्या है, नेपर्स होता है जो क्या करता है, नेचुरल एल्गोरिदम होता है। नेपर्स क्या होता है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो बच्चों यहाँ से, नेपर्स आपका यूजेस द बेस ऑफ ई, किसको यूज़ करता है, ई बेस को यूज़ करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एल्गोरिथम। तो डेसिबल क्या होता है, यूनिट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच कंटेन 10 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। अगर कोई एक है तो डेसिबल में अगर उससे कन्वर्ट करोगे तो वो 10 हो जाएगा। तो हम बेसिकली जो डेसिबल नेपर्स, ये भी जो भी क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, ये हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पावर्स को, वोल्टेजेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। हमें देखना हो कि लाउडनेस किसी सिग्नल की कितनी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डेसिबल और नेपर्स ही लेते हैं, ठीक है। अब जैसे नेपर्स के लिए मैं समझाऊँ तो अगर मैं मानूँ कि ए बराबर, क्योंकि इट इज़ द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटी, दोनों नेपर्स और एल्गोरिदम्स दोनों ही क्या होते हैं, आपके डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। क्या है, डायमेंशनल, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज़ का ही रेशो होता है। तो अब जैसे नेपर्स में देखिए, नेपर्स में आपने माना इफ, अगर मैंने माना कि ये ए बराबर एक वैल्यू है 8000 और बी पे वैल्यू है 1000, तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी, नेचुरल एल्गोरिदम अभी समझाया ना कि नेचुरल एल्गोरिदम होता है नेपर्स में, तो लॉगरिदम ए रेशो बी इज इक्वल टू, अगर इसका आप रेशो निकालोगे दोनों का तो आएगा 2.08। तो आप ये कह सकते हो ए जो है 2.08 नेपर्स ज़्यादा है किससे, बी से, ठीक है। उसके बाद आपका था डेसिबल्स। डेसिबल्स में क्या होता है आपका, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
10 टाइम्स होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि A बराबर आपका 1 लाख है और B बराबर आपका 1000 है, तो मैं इसको कैसे समझाऊंगी? मैं इसको समझाऊंगी 10 लोग, क्योंकि 10 टाइम्स बताया ना मैंने, तो किसी भी वैल्यू का, तो मैं इसकी वैल्यू इसी की वैल्यू का ले लूँ 10 log टू द बेस 10 टाइम्स ऑफ A अपॉन B। तो आप इसको जब रखोगे A अपॉन B करोगे तो 30 आएगा। तो आप ये कह सकते हो A जो है वो 30 डेसिबल ज़्यादा है B से, ठीक है। तो अगर आप A को इनपुट पे मान रहे हो और B को आउटपुट पे मान रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आउटपुट जो है वो A से 30 डेसिबल कम है। समझ आई मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? तो ये आपका हो गया डेसिबल्स, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो इसको ख़त्म करते हुए ज़रा मैं इसको एक आगे और कंटिन्यू कर रही हूँ उसी को। अब जैसे आप ये मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ए की टर्म्स बताई आपको, ए इज इक्वल्स जो वोल्टेज है आपकी, वोल्टेज टाइम और डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में बताया, क्योंकि सिग्नल आपका मूव करेगा ना। तो ए या वी भी मान सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स कॉस 2 पाई एफ टी प्लस टा माइनस बीटा एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट्स में आगे और बात करूँ तो मैं ये कैसे, जैसे जैसे हम किसी ट्रांसमिशन लाइन में एक्स मीटर आगे मूव करेंगे, एज वी मूव एक्स मीटर इन ट्रांसमिशन लाइन, द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मच, ई की पावर माइनस, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, ठीक है बच्चों। इतना आपका डिक्रीज करेगा। तो अब जैसे मैं नैपर्स को समझाऊँ तो 1 नैपर इज इक्वल टू 20 log टू द बेस 10, क्योंकि मैं बेसिकली पावर का रेशो ले रही हूँ। तो पावर को अगर आप करोगे, ठीक है, पावर का रेशो लो या किसी का भी लो, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको 1 नैपर्स इज इक्वल टू 20 log टू द बेस 10, और ई मैंने यहाँ पे वो वैल्यू मानी है, ठीक है। ई डेसिबल, ये कोई भी अंदर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी? 8.686 dB के बराबर, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, मैं इसका जो ओवर राइट कर देती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा आप। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चे कि 1 नैपर्स तो बराबर इसकी हो गया, मतलब 1 नैपर की वैल्यू अगर डेसिबल में देखो आप तो 8.686 dB। और अगर मैं कहूँ कि 1 डेसिबल निकालना चाहूँ इसमें से 1 डेसिबल, तो ये क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है, log टू द बेस 10 नैपर्स, ठीक है। ये वैल्यू आएगी 0.115 नैपर्स की। तो 1 नैपर की वैल्यू 8.686 dB और 1 डेसिबल इज इक्वल टू 0.115 नैपर्स। तो हम नैपर्स ये दोनों होगा, अगर ये मीटर्स में निकालो तो वो भी मीटर्स में निकलेगी, सेंटीमीटर में तो वो भी सेंटीमीटर में, वो फुट में तो वो भी फुट में, और ये इंचेस में तो ये भी इंचेस में। तो नैपर्स पर मीटर को अगर हमें डेसिबल पर मीटर में निकालना हो तो आप क्या करोगे, 0.115 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका डेसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया मेरी बात? अब बेसिकली आपको पता है कि जो भी आपका टैनुएशन होता है, कुछ ये होता है, ये बेसिकली आपका रेशो ऑफ द होता है सेम क्वांटिटी, तो इसलिए वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं वोल्टेज रेशो को देख लूँगा, द वोल्टेज रेशो इज, ठीक है। तो मैंने वोल्टेज रेशो देखा तो एल बराबर, कोई भी वोल्टेज रेशो लिया, एल बराबर 10 log टू द बेस 10, ठीक है। उसके बाद आपने ले लिया रेशो है x1/x1² ये आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्यों कर रही हूँ? देखिएगा, जैसे पावर होती है आपकी P = VI, उसको वोल्टेजेस के टर्म में लेंगे हम, तो क्या करेंगे V²/IR, आई को V/R कर लोगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगी R से कैंसिल क्यों हो जाएगा, वो नेटवर्क आपका, क्योंकि T और पाई नेटवर्क है, तो कोई ना कोई 2 आर्म्स आपकी बराबर रहेंगी, ठीक है। तो ये V² आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, द वोल्टेज रेशो को मैंने वोल्टेज रेशो को यहाँ पे कोई L मान लिया वोल्टेज रेशो, ठीक है। तो अब जैसे वो डेसिबल में दिखाना हो, 10 log, क्योंकि 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स ऑफ log टू द बेस 10 x1² इन dBs। इसको आप और सॉल्व करो तो स्क्वायर बाहर ले लो, ये 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 log टू द बेस 10 x1/x2 इन dBs। और अगर मैं नैपर्स में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल लोगैरिथम ऑफ x1/x2। समझ आई मेरी बात? क्योंकि वो सिर्फ नेचुरल लोगैरिथम होता है, बेस ई, ठीक है, और ये क्या होता है 10, और इसको हम क्या 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड करते हैं। तो ये आपका क्या है, यूनिट्स ऑफ डेसिबल्स।